कैसे हो बच्चों। आज हम सामंतवाद कालीन भारत की बात करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सामंतकालीन भारत। सामंतकालीन भारत में सबसे पहले हम सामंतवाद की बात करेंगे। सामंतवाद वह शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत सामंतों या जमींदारों आदि को कृषि भूमि एवं किसानों से संबंधित बहुत अधिक अधिकार प्राप्त थे। इसके बदले में वे राज्य को आर्थिक एवं सैन्य सहायता देते थे। इन सामंतों की कई श्रेणियां थीं, जिनके शीर्ष स्थान में राजा होता था। उसके नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे और सबसे निम्न स्तर में किसान या दास होते थे। यह रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन था। राजा समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। सामंतगण राजा के प्रति स्वामी भक्ति बरतते थे और उसके बदले में राजा से वे भूमि पाते थे। सामंतगण भूमि के क्रय विक्रय के अधिकारी नहीं होते थे। तो आप समझ ही गए होंगे सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद जो है, जहाँ राजा एक होता था और अपने राज्यों की रक्षा के लिए वो सामंतों की नियुक्ति करता था, जिससे कि उसके सारे राज्य की रक्षा होता रहे और अगर उसे कभी समय पड़े तो सामंतों का उसको सामर्थ्य मिलता था और फिर वो युद्ध की तैयारी करता था। चलिए अब बात करते हैं उसके आगे। प्रारंभिक काल में सामंतवाद ने स्थानीय सुरक्षा, कृषि और न्याय की समुचित व्यवस्था करके समाज की प्रशंसनीय सेवा की। बाद में व्यक्तिगत युद्ध एवं व्यक्तिगत स्वार्थ ही सामंतों का उद्देश्य बन गया। इसे हम फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्म भी कहते हैं। सामंतकालीन भारत, इस काल में राजपूतों का उदय हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तरी पश्चिमी भारत में राजपूतों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। उनका राज्य लगभग 1000 वर्षों तक चला, जिनमें पहले 500 वर्षों तक वे अच्छी तरह राज करते रहे। इस संपूर्ण काल में भारत में कोई एक छत्र राज न था। हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर मुस्लिम राज की स्थापना तक के समय को राजपूत काल कहते हैं। परंतु बाद में उन्हें मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य छिन्न भिन्न हो गए। राजपूत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि राजा का पुत्र। यह शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक था। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से प्रसिद्ध हो गए। चलिए अब बताते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में मुख्यतः 3 परस्पर विरोधी मान्यताएं प्रचलित हैं। पहला है प्राचीन क्षत्रिय सिद्धांत या देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा है अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत और तीसरा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो चलिए अब बात करेंगे प्राचीन क्षत्रिय सिद्धांत या देशी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। तो पहला है प्राचीन क्षत्रिय सिद्धांत। विद्वानों, प्राचीन अनुश्रुतियों, अभिलेखों तथा साहित्यिक स्रोतों के आधार पर यह मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। पृथ्वीराज रासों में जिन 36 राजवंशों का उल्लेख किया गया है, उनमें से सभी सूर्य, चंद्र अथवा यदुवंशी बताए गए हैं। इस प्रकार इन आधारों पर राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों का वंशज बताया गया है, जिनका मुख्य कार्य शासन और राज्य की जनता की सुरक्षा था। इसके पहले भी आपको पता है कि जब वर्ण व्यवस्था बनी थी तो उसमें भी वर्ण व्यवस्था का भी सिद्धांत जब लागू हुआ था तो उसमें भी 4 भागों में बांटा गया था वर्णों को। सबसे पहले उसमें ब्राह्मण वर्ग था और उसके बाद फिर क्षत्रिय,
तीसरे पे वैश्य था और चौथे पे आपका शूद्र वर्ग आता था। तो ब्राह्मणों को जो है पठन पाठन का कार्य दिया गया था और क्षत्रियों को सैन्य से संबंधित कार्य, रक्षा से संबंधित कार्य दिया गया था और पूरी हमारी वैश्य वर्ग पर आधारित थी। और जो सबसे निम्न वर्ग का काम था या दासों का जैसा काम था वो सारा हमारे शूद्र वर्ग करते थे। तो क्षत्रिय वर्ग को सैन्य वर्ग का काम दिया गया था और इसलिए इन्हें जो है क्षत्रियों का वंशज बताया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि अब इसका दूसरा सिद्धांत है अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो अग्निकुंड की उत्पत्ति के सिद्धांत में है पृथ्वी रासों में कहा गया है कि अत्याचारियों का दमन करने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण करके यज्ञ किया। इस अग्निकुंड से 4 राजपूत अर्थात परमार, चाहमान, चालुक्य तथा प्रतिहार निकले। अतएव अग्निकुंड से निकलने के कारण इन्हें अग्निवंशीय भी कहा गया, किंतु इतिहासकार इस सिद्धांत को कल्पना पर आधारित मानते हैं। अब बात होती है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें अनेक विद्वानों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों तथा अनार्यों से हुई है। अनार्य का प्रयोग प्रजातीय और नैतिक दोनों अर्थों में होता है, अर्थात जो व्यक्ति आर्य प्रजाति का ना हो अनार्य कहलाता है, अर्थात किरात यानी कि मंगोल। फिर है आपका हबशी यानी कि निग्रो, शामी, हामी, अग्नेय का मतलब है ऑस्ट्रिच आदि किसी मानव प्रजाति का व्यक्ति, उसे हम अनार्य कहते हैं। ऐसे प्रदेश को भी अनार्य कहते हैं जहां आर्य ना बसते हों। तो अब बात आती है आर्यों की। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आर्य कौन थे। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ मनुष्य। इस धरती पर पहली बार पदार्पण करने वाले लोग आज के तिब्बत देश में पैदा हुए। ये लोग कालांतर में इस भूखंड में आ बसे और आर्य कहलाएं। आर्यों के रहने से यह भूखंड आर्यावर्त कहा जाने लगा। आर्य कोई विदेशी आक्रांता नहीं बल्कि यहाँ के मूल निवासी थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे देश को आर्यावर्त के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो कर्नल टाट के अनुसार राजपूत मध्य एशिया के शक अथवा सीथियन जाति की संतान है। इनका आधार शकों तथा राजपूतों के रीति रिवाज में समानताएं हैं। ये तो बात हुई कि इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या क्या थे। अब बात होती है कि इस वंश के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं। तो प्रमुख राजवंश की बात में जब हम आते हैं तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी में 36 राजपूत कुलों का उल्लेख है, जिसमें से प्रसिद्ध हैं। पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है पाल राजवंश, तीसरा है चाहमान राजवंश और चौथा है चंदेल राजवंश, पांचवा परमार राजवंश, छठा है गढ़वाल राजवंश, सातवां है कलचुरी राजवंश, आठवां है चालुक्य अथवा सोलंकी राजवंश। पहला राजवंश है गुर्जर राजवंश। इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र जो थे उनकी 2 पत्नियां थीं जो ब्राह्मण एवं क्षत्रिय कुल की थीं, परंतु प्रथम वास्तविक शासक इसके नागभट्ट प्रथम था। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस वंश के शासक राज्यपाल को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद इस वंश का अंत हो गया। इस वंश का
सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा मिहिर भोज प्रथम था। मिहिर भोज, जिसका शासनकाल 836 ईस्वी से 855 ईस्वी तक रहा, उसने अपने राज्य में पूर्वी पंजाब राजपूताना का अधिकांश भाग, वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकतम हिस्सा और ग्वालियर आदि प्रदेश सम्मिलित किए थे। उसने मालवा, काठियावाड़ और अवंती पर भी शासन किया। और जो नागभट्ट प्रथम था, इसने मलेच्छों को पराजित किया था। मलेच्छ जो थे उनको भी अनार ही कहा जाता था। उसने सिंध प्रांत के अरबों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। मिहिर भोज का जो उत्तराधिकारी था वो महेंद्रपाल था और महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भोज द्वितीय हुआ। महेंद्रपाल की भी 2 पत्नियां थीं। पहली का पुत्र भोज द्वितीय था और दूसरी का पुत्र महिपाल प्रथम था। तो ये तो बात हुई गुर्जर राजवंश की। चलिए अब हम आगे पाल वंश के बारे में बताते हैं। अब ये दूसरा राजवंश है पाल राजवंश। इस राजवंश के बारे में उत्तर एवं दक्षिण राजवंश की जब हम बात करेंगे तब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए अब तीसरे राजवंश की बात करते हैं, चौहान या चाहमान वंश। 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकुंभरी अजमेर के निकट है जो कि चौहान राज प्रसिद्ध है। इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। 1191 ईस्वी के प्रथम तराइन युद्ध में उसने मोहम्मद गोरी को हराया, परंतु 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया तथा कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस वंश के यशस्वी राजा अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि चंद वरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद वरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज कवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये है चौथा पॉइंट, बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। इस वंश का यशस्वी राजा यशोवर्मन था। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो चतुर्भुज मंदिर है का निर्माण यशोवर्मन ने ही करवाया था। यशोवर्मन का पुत्र धंग 950 ईस्वी से 1008 ईस्वी तक इसने शासन किया। चंदेल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। धंग ने ही खजुराहो के भव्य मंदिरों केंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर आदि का निर्माण करवाया। धंग के शासनकाल में चंदेलों की शक्ति का बड़ी तीव्र गति से विकास हुआ। 954 ईस्वी तक उसका राज्य उत्तर में यमुना तक, उत्तर पश्चिम में ग्वालियर तक और दक्षिण पश्चिम में भिलसा तक फैल गया था।
ग्वालियर और कलिंजर उसके हाथ में आ जाने से मध्य भारत में उसकी शक्ति अत्यधिक सुदृढ़ हो गई थी। तो ये तो हुई बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश की। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ये पांचवा है मालवा के परमार वंश। मालवा के परमार वंश, इस राजवंश का प्रथम शासक शियक श्रीहर्ष था। तो अभी हम शियक श्रीहर्ष के बारे में जानने से पहले कुछ आपको बताते हैं। परमार वंश की उत्पत्ति भी गुर्जर प्रतिहारों की भांति अग्निकुंड से बताई जाती है। परमार वंश का उदय प्रतिहारों का मालवा से आधिपत्य नष्ट होने के बाद हुआ। मालवा के परमारों की शक्ति का वास्तविक विकास वाकपति मुंजू ने किया, जिनका कार्यकाल 972 से 994 ईस्वी तक रहा। वह एक शक्तिशाली नरेश था। उसका संपूर्ण जीवन युद्धों और विजयों में व्यतीत हुआ। उसने त्रिपुरी, गुजरात, कर्नाटक, चोल और केरल के राजाओं को युद्ध में परास्त किया। तो चलिए अब इसके बारे में और बताते हैं आपको हम। इस राजवंश का प्रथम शासक जो था वो शियक था, जिसका नाम श्रीहर्ष भी था। भोज 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक इस वंश का सर्वाधिक लोकप्रिय शासक था। उनकी गणना भारत के महानतम विद्वानों में की जाती है। प्रारंभ में परमारों की राजधानी उज्जैन थी, बाद में धारा राजधानी बनी। भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्र पर समारांगण सूत्रधार उल्लेखनीय कृतियां हैं। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज कहलाता था। भोज ने मुंजू की हार का बदला कल्याणी के चालुक्य नरेश जय सिंह द्वितीय को पराजित करके लिया। भोज के बाद परमार वंश तुर्कों के अधीन हो गया। भोज ने बहुत सी विजय भी की और वह एक महान शासक भी सिद्ध हुआ। चलिए अब बात करते हैं छठे गढ़वाल वंश की। छठा है गढ़वाल वंश। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की 1090 ईस्वी में की थी। चंद्रदेव ने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। गढ़वाल शासकों को काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बनारस इसके राज्य की पूर्वी सीमा के नजदीक था। चंद्रदेव के पुत्र एवं उत्तराधिकारी मदन चंद्र के विषय में विस्तृत जानकारी का अभाव है। इस वंश का पहला प्रसिद्ध गोविंद चंद्र शासक था। इसका कार्यकाल 1114 से 1155 ईस्वी था। इसके लेखों में इसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। इसका मंत्री लक्ष्मीधर अत्यंत विद्वान था। उसने कृत्य कल्प तरु नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इनकी पत्नी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थीं। गोविंद चंद्र ने युवराज के रूप में 1104 ईस्वी से 1114 ईस्वी तक तथा उसके बाद राजा के रूप में
54 ईस्वी तक एक विशाल राज्य पर शासन किया, जिसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश तथा बिहार का अधिकांश भाग शामिल था। उसने मुस्लिम तुर्कों के आक्रमण से वाराणसी और चेतवन जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों की रक्षा की। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसका शासनकाल 1170 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक था। वह पृथ्वीराज का समकालीन था। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर एटा जिला के युद्ध में इसे पराजित किया। इसके दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान श्रीहर्ष रहता था। उसकी प्रसिद्ध कृति नैषधीय चरितम है। जयचंद्र के पुत्र हरिश्चंद्र ने मोहम्मद गोरी के अधीन शासन किया। चलिए अब 7वें पॉइंट पे आते हैं। कलचुरी चेदी राजवंश। चंदेल के दक्षिण में कलचुरियों का राज्य स्थित था। उसकी राजधानी त्रिपुरा में थी, जिसकी पहचान मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित तेवर नाम के ग्राम से की जाती है। चेदी पर शासन करने के कारण उन्हें चेदी वंश का भी कहा जाता है। लेखों में वे अपने को है वंशीय सहस्त्रार्जुन कीर्तिवीर्य का वंशज कहते हैं, जिससे लगता है कि वे चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। कुछ लेखों में कलचुरी सतत की तिथि दी गई है। इनमें कर्ण का लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें उसकी उपलब्धियों के साथ साथ इस वंश के इतिहास का भी बोध कराते हैं। कलचुरी की एक शाखा गोरखपुर में भी स्थापित हुई थी। कलचुरी चेदी वंश के इतिहास को हम उसके लेखों के तथा साहित्य ग्रंथों से ज्ञात करते हैं। हम साहित्य ग्रंथों की बात करें उससे पहले हम कुछ आपको बता दें कलचुरी वंश के बारे में। कोक्कल प्रथम कलचुरी वंश का संस्थापक था तथा प्रथम ऐतिहासिक शासक हुआ। कोक्कल प्रथम के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र शंकरगढ़ सिंहासन पर बैठा। शंकरगढ़ के उपरांत क्रमशः युवराज प्रथम, लक्ष्मणराज, युवराज द्वितीय तथा कोंकल द्वितीय कलचुरी राज्य के शासक हुए। कोंकल द्वितीय के बाद गंगेदेव कलचुरी राज्य का राज्याधिपति बना। गंगेदेव के बाद उसका प्रतापी पुत्र लक्ष्मी कर्ण अथवा कर्णराज सिंहासन पर बैठा। उसने कलिंगापति की उपाधि धारण की। उसके बाद उसका पुत्र यश कर्ण गद्दी पर बैठा, परंतु कर्णदेव की मृत्यु के पश्चात कलचुरियों की शक्ति क्रमशः क्षीण होने लगी। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस वंश के अंतिम शासक विजय सिंह के चंदेल शासक त्रैलोक्यवर्मन ने परास्त कर त्रिपुरी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार कलचुरी चेदी वंश का अंत हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं साहित्य ग्रंथों के बारे में। तो कलचुरी चेदी वंश के इतिहास को हम उसके लेखों तथा साहित्य ग्रंथों से ज्ञात करते हैं। इस वंश के प्रमुख लेख इस प्रकार हैं। पहला है युवराज का विल्हारी का लेख और दूसरा है लक्ष्मणदास द्वितीय कारीतिलाई अभिलेख। तीसरा है कोक्कल द्वितीय के मुकुंदपुर तथा प्यावा के लेख। चौथा है कर्ण का रीवा।
1948 से 1949 ईस्वी तक। पांचवा है कर्ण के वाराणसी तथा गौरवा प्रयाग से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख। और छठा है यशकर्ण के खैरात जबलपुर के लेख। चलिए, यह 8वां पॉइंट, गुजरात के सोलंकी राजवंश। चालुक्य अथवा सोलंकी। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में से एक थे। वाडनगर लेख में इस वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के चुलुक अथवा कमंडल से बताई गई है। उन्होंने 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। उसने अहिल्यवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। भीम प्रथम 1022 ईस्वी से 1064 ईस्वी तक इसका राज था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया था। इस वंश के प्रमुख शासक भीमदेव प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, अजयपाल तथा भीमदेव द्वितीय थे। इसके अतिरिक्त आयुध, पंजाब, कश्मीर, नेपाल तथा उड़ीसा में कई राजवंशों ने शासन किया। तो बच्चों, आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और ये लेक्चर अब यहीं तक। अगली बात जो है हम दक्षिण भारत की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।